हाँ, तो आप सब कैसे हो? कैसा चल रहा है आप सबका? सब सही चल रहा है। हाँ, मजा आ रहा है अब एग्जाम होने वाला बहुत है ना? मजा आ रहा है। हाँ तो ठीक है। वो आएगा वीडियो कुछ देर नहीं में। वो तो आ गया। हाँ हाँ तो बस हो ही गया, हम लोग की तरफ से 100% हो गया आपकी प्रिपरेशन, ठीक है ना? तो अब कुछ रह नहीं गया है, ठीक है? और सोचोगे तो कुछ ना कुछ छूटा ही रहेगा। अब और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आप मान लो कि आपका ये क्यों हटला दिया? इसको नहीं हट जाएगा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मीन्स जब तक आप मानोगे नहीं ना कि आपकी प्रिपरेशन 100% हो गई है, तब तक कुछ ना कुछ छूटा ही रहेगा। जैसे अभी भी हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब तक हम नहीं मानेंगे सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। और अब टाइम भी नहीं है ना नई चीज़ों को करने का। तो अब इतना ही तक ही रहने देते हैं और ये मान करके कि हमारा प्रिपरेशन 100% कंप्लीट है। और धीरे धीरे अब चीज़ों को त्यागना सीखो, ठीक है ना? क्योंकि वो ही आपको कॉन्फिडेंस में लाएगा। जैसे आप 70 मार्क्स सोच रहे हो, जैसे आप ना 45 क्वेश्चन सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो, तो उसको 40 पर लाइए। फिर कुछ समय के बाद लगेगा कि आप 40 भी करना मुश्किल है, तो आप उससे टेंशन ना होगी कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं, आप इसकी चिंता मत करो। सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आप यहां पर बिल्कुल ही नहीं डर रहे, एकदम बिल्कुल ही शांत है, और आप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस टाइम पर, तो उस दिन आप मिनिमम 40 क्वेश्चंस करके आओगे, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। लेकिन आप थोड़ा भी डर जाते हैं तो 30 भी करना आपके लिए मुश्किल होगा, भले आपको सब कुछ क्यों ना आता हो। आपसे एक एक क्वेश्चन होगा 12 फरवरी के शाम में, ड्यूरिंग एग्जाम नहीं होगा। यदि आप थोड़ा भी पैनिक करते हो, तो थोड़ा भी रिजल्ट के बारे में सोचते हो, तो थोड़ा भी डिमोटिवेट होते हो, तो या टेंशन लेते हो, तो आप जो 30 करने वाले हैं नीचे आएगा। जैसे मैं अपना 2016 का बतला दूं, मैं केवल 30 क्वेश्चंस की हर रोज प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस इन सेंस की मैं माइंडसेट बनाता था, एलए से 4 क्वेश्चंस आएगा तो 3 क्वेश्चंस करूंगा, कौन कौन सा करूंगा, डिटर्मिनेंट का आएगा कर लूंगा, रैंक नलिटी का आएगा कर लूंगा। हर साल क्वेश्चंस आता है, रैंक का डायरेक्ट आएगा कर लूंगा, थोड़ा बहुत ट्रांसपोज में घुमाएगा फिर आएगा तो हम कर लेंगे, देख लेंगे वहां। और बार बार अपने आप को कन्विंस कीजिए कि हम डिफिनीशन से कर लेंगे। कुछ भी होगा, कुछ भी थोड़ा दाएं बाएं होगा, जो हम सोचे डायरेक्टली उस पर नहीं आए, तो हम उसको डिफिनीशन से कनेक्ट करके जो भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है और जो क्वेश्चंस में डेटा गिवन है, उसको आपस में रिलेशन बना करके जो हमें चाहिए वो हम इंफॉर्मेशन निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और आपको 10 दिन केवल यही सोचना है, बाकी कुछ भी नहीं सोचना है। ये एलए का हो गया, सेम हर टॉपिक्स के साथ ये कीजिए। इंटीग्रल में सारे के सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, वो आप कर लोगे। कैसा क्वेश्चन देगा, 3 क्वेश्चंस कैसा कैसा देगा, तो लेंथ ऑफ कर्व का देगा। डबल इंटीग्रल में कैसा देगा, तो लेंथ ऑफ कर्व में कैसा देगा, तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अब कुछ होता है एप्लीकेशन बेस्ड, उसका एप्लीकेशन कराएगा, यानी लेंथ ऑफ कर्व दे देगा, कहेगा लो ये लेंथ ऑफ कर्व है। अब उस फॉर्मूले को आप जैसे लिखोगे ना, उसका लेबनिज रूल लगा करके एप्लीकेशन करा देगा। जैसे क्वेश्चंस आया था, आप लोगों ने किया होगा, या मैंने एक एरिया का क्वेश्चन दिया था टेस्ट में, एरिया मैंने दे दिया था। अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी किसी पॉइंट पर, तो उसमें क्या करना था, एलएच रूल लेबनिज रूल अप्लाई करना था। दोनों साइड वेरिएबल है, बी के रिस्पेक्ट में, या बी, देखो किसी के ना दिमाग ये बन जाता है ना कि केवल एक्स और वाई ही वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स है। भाई बी भी वेरिएबल हो सकता है, ए भी वेरिएबल हो सकता है, सी भी वेरिएबल हो सकता है। यानी ब्रह्मा का लेख नहीं है कि वो चीजें वेरिएबल नहीं होगी, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। बस उसके अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट को सेट रखना। तो आप ऐसे ही हॉट टॉपिक्स के बारे में एनालिसिस कीजिए और 60 क्वेश्चन पहुंचाइए, सारे सिलेबस से 60 पहुंचाइए, और उसमें हर रोज आप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए कि आप यह करोगे। और आप मैं हर रोज यही काम करता था, और उस दिन आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 49 क्वेश्चंस करके आया था, जिसमें 2 तुक्का मारा था, 1 सही हुआ था और 1 गलत किया था। यानी वो मेरा सारा का सारा बैलेंस हो गया था। यानी मेरी एक्यूरेसी एक कायदे से देखा जाए तो 100%। ठीक है। सो
सबसे पहले सर ने काफ़ी मतलब तुम्हें मोटिवेट करते रहते हैं बहुत पहले से, और चूंकि मैं बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन चलो आज मौका मिला थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। सो पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सबको। देखो तुम्हारी वजह से ये सेटअप खड़गपुर में है ये, और यहाँ पे सेटअप लगा है। दिल्ली में हरे बड़ा सेटअप है ऑलरेडी। अब यहाँ जब तक हूँ मैं 1-2 साल का PhD बचा है, 1 या मैक्सिमम 2 साल, 2 साल यहाँ पे चलाएंगे। उसके बाद फिर जहाँ जाएंगे इसके बाद देखेंगे कहाँ से होता है। सो पहले थैंक यू। बाकी तैयारी की बात देखो, सर ने इनका एक्चुअली लाइफ बड़ा मतलब एक बोलूँगा मोटिवेटिंग रहा है मेरे लिए भी। जब मैं दिल्ली में फर्स्ट टाइम मिला, जब IIT दिल्ली में फर्स्ट टाइम मिले, तो एक बच्चा जो मतलब हम लोग हमने भी जहाँ भी कोचिंग की थी उस दौरान, ठीक है, तो एक बच्चा जो बिना कोचिंग किए गाँव से पढ़ के, और मेरे से बहुत अच्छा रैंक था उस टाइम जो दिल्ली में गया था ना, बहुत ज़्यादा, तो ऐसा था। और मैं DU से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहाँ कॉलेज 3 साल लगातार गया हूँ, फिर कोचिंग भी किया मैंने JAM का। उसके बाद फिर उतने रैंक आया, फिर वो उतना अच्छा इनका रैंक था उस टाइम। तो यह है कि इनका एडवाइस तुम्हें काम आएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी करके या बंदा खुद से अगर तुम्हारे भरोसा है तो वो हेल्प करेगा। बाकी कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस है, तो उसमें क्या है कि जैसे तैयारी का सिंपल तरीका है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सिलेबस देख के तुम्हें आइडिया लगता है कि पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से ये है कि लाइक किस तरह क्वेश्चंस आए हैं, तुम्हें किस तरह क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल तक, क्या तुम्हारी उस लेवल तक है प्रिपरेशन है। अगर जैसे अभी तुम लोग प्रीवियस ईयर यूं ही कर पा रहे हो, सारे क्वेश्चन देखा और तुम्हारे दिमाग में आइडिया आता है कि इस तरह से होगा, तो एग्जाम में भी होंगे, ठीक है। अगर अभी प्रीवियस ईयर नहीं हो रहा है तो उस पर वर्क करो। सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर अच्छे से आए, उसके बाद तुम बाहर के क्वेश्चन ट्राई करो, मॉक टेस्ट करो, है ना। मॉक टेस्ट जो तुमने दिए हैं उसी को रिवाइज। अब तो नया पढ़ने का टाइम रहा नहीं, जो टॉपिक तुम्हें नहीं आता है चाहो तो छोड़ दो, अब सिर्फ वो करो जो तुम्हें आता है, जो टॉपिक आते हैं वही करो, उसी को बार बार रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम आइडिया देता हूँ, मान लो जैसे अगर मैं मान लो सिलेबस मैंने JAM का खोल लिया सपोज, ये लिखना है कहाँ से आएगा, अच्छा उसमें आएगा jam dot खुद ही आ जाएगा शायद, नहीं jam dot स्पेस नहीं देना था, डॉट IIT गुवाहाटी IITG.ac.in हो गया। सो इसमें क्या है, मतलब जैसे एक 2 आइडिया बताता हूँ अपने तरीके से। तो ये JAM का वेबसाइट है, वेबसाइट विजिट करो, फिर यहाँ पे जाओगे तो जैसे मैं हर बार खोलता हूँ तो है ना, मैं तो वेबसाइट पे चलो, टेस्ट पेपर से तुम्हारा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। अब जैसे मान लो सिलेबस तुमने ओपन कर लिया, सिलेबस आ गया, अब क्या करना है, जैसे ये सिलेबस आ गया, जैसे मान लो ये से स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम पूछोगे ये पैराग्राफ भैया सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब सोचो कि तुम खुद से पूछो भैया सीक्वेंस होता क्या है, खुद से अपने आप से बातें करो, नोटबुक लो, लिख के देखो कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, तुम खुद से लिख के देखो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या है, उससे रिलेटेड तुम्हें क्या क्या आता है, सब लिख के देख लो एक बार। टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी, कांसेप्ट प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, तो इस तरीके में जो भी एक टॉपिक लिखा है ना, देयर कन्वर्जेंस, तो कन्वर्जेंस की मीनिंग क्या है पहली बात, ठीक है। कन्वर्जेंस से रिलेटेड तुम्हें क्या क्या याद आ रहा है, मतलब ये सिलेबस से एक बार तुम्हारा पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। मतलब तुम एक एक वर्ड के बारे में लिखना शुरू किया ना, एक नोटबुक लो, पहला वर्ड है, पहला तुमने टॉपिक लिखा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, अब तुम याद करो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होता क्या है, उससे रिलेटेड तुम्हें क्या क्या जानकारी तुम्हारे पास है, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, वो सारे तुम लिख डालो। फिर सेकंड टॉपिक है कन्वर्जेंस की मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिमिट, मीनिंग क्या है, मतलब डेफिनेशन, स्टार्ट डेफिनेशन से करना। और क्योंकि सारा क्वेश्चन डिफिनीशन से ही होगा, यदि आपको डिफिनीशन आ रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को हम लोग इतना प्रैक्टिस कराया, इतना क्वेश्चंस कराया है कि यदि केवल आपको डिफिनीशन याद आ रहा है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करके आओगे। और IIT का सारा क्वेश्चन डिफिनीशन बेस्ड होता है। नहीं विश्वास है तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके चेक कर, और वो रिजल्ट्स भी जो थ्योरम्स बनाए गए वो डेफिनेशन से ही आगे जाकर बनाए गए, डेफिनेशन को यूज करके है ना, ताकि मतलब प्रोसेस को इजी बनाने के लिए थ्योरम्स डिराइव किया गया है कि तुम इजीली प्रोसेस को सॉल्व कर लो, तो इसीलिए बनाया गया है। तो इस तरह के एक एक टॉपिक वाइज तुम लिखो, मतलब जो JAM मैथ्स के बच्चे हैं वो भी, JAM स्टैटिस्टिक्स वो भी, गेट वाले बच्चे हैं वो भी, अब जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको भी 10 दिन बचे हैं एग्जाम में, तो अब क्या अपने आप को टेस्ट करो कितना आता है, तो एक एक टॉपिक लिखो, एक एक टॉपिक सब लिख डालो, और कहीं देख के नहीं लिखना, खुद से लिखना, जितना तुम्हें याद रहा उतना ही लिखो, बट लिखते जाओ। फिर उसके बाद तुमने पूरे टॉपिक तैयार कर लिए, जो भी टॉपिक्स है, तुम्हें लिखने में ही बहुत दिन लग जाएगा, इतने टॉपिक्स है, तुम लिखने लगोगे काफी टाइम लगेगा। और मींस अब आप करोगे ही क्या, ठीक है ना, अब आपका केवल यही काम है, रिवाइज ही करना है बस क्वेश्चन पे। और देखो कि हाँ, इस पर ना जैसे ये डिफिनीशन ऑफ रैंडम वेक्टर प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए, आप ये भी साथ में सोचो। और मैंने जो पेपर लिया है उसमें वो कितना मैच कर, यानी आपका केवल काम सोचना ही है, बाकी कुछ भी नहीं करना, और चिल रहो। आप एक पेपर में 1 दिन भी निकाल सकते हो, 2 दिन भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको केवल टाइम काटना है और आपको केवल क्या करना है, डिफिनीशन याद करने का बहाना चाहिए। यही ना मेन ये टाइम क्या है, हम क्योंकि आप बोर हो जाओगे ना, नहीं पढ़ोगे तो वर्डेड होने लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसके
टच में रहना, बिना टेंशन लिए खेलो कूदो आराम से, 6-7-8 घंटा सो, बहाना बनाओ कि 8 घंटा कैसे सो सकते हो। सोने के बाद उठो, बेड पर ही सोचो, कोशिश कीजिए कि यह सिलेबस बिना देखे लाइन बाई लाइन है, सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले खुद से सोचिए दिमाग में, फिर सिलेबस को ओपन कीजिए, देखिए क्या क्या आपसे मिस हुआ है। तो इस वे में आप करते जाइए। मतलब पूरा सिलेबस कवर कर लो, पूरा सिलेबस, एक एक वर्ड है ना, एक एक वर्ड है, लोकल मैक्सिमा क्या है, ये मैक्सिमा क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लोकल और ग्लोबल में, इस तरह की चीजें। मतलब लाइक एग्जाम में कहीं लोकल पूछा गया, कहीं ग्लोबल, ग्लोबल मतलब कहीं मैक्सिमम का मतलब ग्लोबल ही होता है। सो एनीवे, मतलब वो कहने मतलब ये एक टॉपिक है, जैसे अब ये हेसियन मैट्रिक्स क्या होता है, सटल पॉइंट क्या है, कांस्टेंट टेक्निक क्या है, मतलब एक एक चीज टॉपिक एक नहीं अगर कुछ पता है तो आप हमसे पूछो, हम फिर क्लास में बताएंगे। मान लो तुम्हें कई बार नहीं होता है, छूट जाता है ना, हम सभी ऐसा नहीं कि मैंने ग्रुप में लिख दिया लास्ट क्लास तो लास्ट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है तो हम क्लास फिर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिजी हो रहे हैं, हम फ्री हैं, बस हम चाहते हैं आपको टाइम मिले खुद से बात करने का। अभी अब क्लासेस लेता रहूंगा, वैसे ही पूरे साल निकल गया है, तो अब खुद से तुम बातें करो, खुद से सोचो, खुद से एनालाइज करो कि कितनी तैयारी हुई है, कितनी बाकी है, कैसे क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी है। क्योंकि देखो सेल्फ अपने बारे में सबसे ज्यादा तुम जानते हो, तो उसके हिसाब से एनालाइज करो कि एग्जाम में 10 दिन है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। बट दो चीज मस्ट है कि सिलेबस का एक एक पॉइंट तुम्हें आता हो, प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन तुम्हें आता हो, ये तो मस्ट है। उसके बाद जो तुमने मॉक टेस्ट हमारे दिए हैं उसको रिवाइज कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो किया है तो उसके एक बार थ्योरीज पढ़ लो, एग्जांपल्स कर लो, सोचो, हाँ दिमाग में सोचिए, देख लो, मतलब जस्ट रिवाइज रिवाइज रिवाइज, और कुछ नहीं अभी करना है। मैं पेन नहीं चला, बस सोचना है। अच्छा ये मैंने, हमें डिफिनीशन के डेप्थ तक पहुंचना है, और वो कौन पहुंचाएगा? क्वेश्चंस पहुंचाएगा। क्वेश्चंस को पकड़िए, उसमें देखिए क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही है, उसका एनालिसिस कीजिए और डिफिनीशन के डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए। और एक चीज में मैंने बतलाने के लिए तो काफी कुछ है, ठीक है। पेपर डिफिकल्ट तभी होता है जब वो डिफिनीशन के डेप्थ में जाता है। यदि वो ऊपर ऊपर डिफिनीशन को टच करेगा ना तो पेपर कभी भी टफ नहीं होता है। पेपर टफ तब होता है वो वैसे कंडीशन पर वार करता है जिसके बारे में आज तक आपने कभी सोचा ही नहीं है, या उसको हमेशा इग्नोर किया है, या आपको वो कोई समझा ही नहीं पाया है। यही मेनली है ना कि आपको सिलेबस एक एक टॉपिक बताओ, एक एक टॉपिक के बारे में बताओ, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स बताओ। हाँ, जैसे सर ने बताया क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन क्या होता है, हर क्वेश्चन में क्या है, इफ समथिंग देन समथिंग। तो अब क्या है, इफ में कुछ दिया है और कोई पूछ रहा है तो उस बीच का गैप से तुम्हें भरना है ना, वहां से स्टार्ट करके यहाँ तक कैसे पहुंचोगे, वो गैप फिल करना है तुम्हें। तो वो तुम्हें खुद सोच के आएगा, अच्छा ये गिवन है, मुझे ये निकालना है, मैं क्या कर सकता हूँ। यानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ। उस क्वेश्चंस के डेटा में सब कुछ गिवन है, बस दो कंडीशन होता है, या तो डायरेक्ट गिवन होता है या फिर इनडायरेक्ट, यानी हम कहीं से गोल गोल घूम के उस इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। और ये सिलेबस वाली बात ये मैं शायद करीब 2 महीने पहले से कह रहा हूं ना, कोई काफी बच्चे लेट आए। ये सिलेबस वाली बात मैं बहुत पहले बोला था कि 4-5 प्रिंट निकालो और इसको कलर करो कि हर के बारे में आप कितना कुछ जानते हो। और ये काम अब वापस से करना है, ये अब फिर से काम करना है, यानी आपको टाइम निकालना है। कितने बच्चों की क्वेरी ये है कि सर आपने ना टेस्ट का आंसर नहीं दिया, तो बाबू इतने टेस्ट का आंसर दिया गया है ना, इतने टेस्ट का सॉल्यूशन कराया गया, आंसर दिया गया है, तो आपको अपने आप को एनालिसिस करने का कब मौका मिलेगा? तो हमें रिजल्ट लेना है, और कैसे रिजल्ट निकाला जाता है वो हम आपसे बेहतर जानते हैं। मैं पिछले बार भी 3 टेस्ट लिया था, आपका तो एक टेस्ट का आंसर बना भी दिया था ना। मैं पिछले बार एक भी टेस्ट का आंसर नहीं बनाया था जो मैं जनवरी में मैं डिस्कशन नहीं लिया था, उस समय मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, मेरा पीएचडी चल रहा था, तो मैंने डिस्कशन 1 या 2 डिस्कशन मुश्किल से लिए थे, वो भी एक ही साथ दिया था जहां मुझे याद है, डिस्कशन भी नहीं हुआ क्लास में बहुत ज्यादा। और फिर भी आपके मुझे लग रहा है कि एफएलटी का ना करीब 13-14 डिस्कशन हुआ होगा ना, 13 तो मिनिमम हुआ ही होगा, क्योंकि 17 हुए हैं ना टेस्ट, तो 13-14 यानी 13 to 14 डिस्कशन हुआ है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर भी हो गए, तो बहुत इस बार डिस्कशन हुआ है। तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, हमारे मेहनत पर भरोसा रखिए। आपका मेहनत कम पड़ेगा तो हमारा मेहनत जरूर आपका साथ देगा। और सब कुछ आने की जरूरत नहीं, मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि एग्जाम मुझसे नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है, सब कुछ करना है सबको। मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती, इसका क्या मतलब है कि मैंने एग्जाम नहीं निकाला, हमने सारे एग्जाम्स निकाले हैं ना, अभी यहाँ तक पीएचडी तक पहुंचे हैं, तो थोड़ी नहीं कि सब कुछ आना ही चाहिए आपको, कोई बात नहीं, बस हमें सीखना है। कोई क्वेश्चन आया ठीक है, उस लेवल का करेंगे, नहीं हो रहा तो किसी हेल्प लो लोगों से, फिर भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो उसको, कोई जरूरत थोड़ी है कि सब कुछ जानना है तुम्हें, सब कुछ थोड़ी जानना है, सब कुछ तो प्रोफेसर्स को भी नहीं आता, हम
आईआईटी में तुम जाओगे तुम्हें रियलाइज होगा कि जरूरत नहीं सब कुछ आता है, हमें जो रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी है, जरूरी नहीं सब कुछ आना चाहिए। अब अपनी तरफ जितना कर सकते हो उतना करो, उतने करके ही एग्जाम दो, बिलीव रखो कि तुम्हारी तैयारी काफी है, तुम कर सकते हो और कर जाओगे, क्योंकि तुम जैसे बच्चे ही करते हैं जिनका रिजल्ट होगा वो तुम्हारे जैसे ही है, तुम में से ही तुम ही हो, जिनको नया कहां से बच्चा आएगा, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसी का रिजल्ट होगा ना। और सब माइंड गेम है। हाँ, आपको लग रहा है कि आपका होगा तो होगा, यदि आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो भले आपकी 100% प्रिपरेशन क्यों ना हो, नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, सब माइंड गेम है। जैसे कल एक लड़का मींस आया था आईआईटी खड़गपुर में, तो एक रात बिताने का मींस टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। क्रिस में जॉब करता है वो, आईआईटी यानी मेरे साथ वहाँ क्रिस में जॉब करता था, तो यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन किया है, पीएचडी ज्वाइन किया। तो उसने एक देखो सब यही बात करते हैं, मैं भी त्यागना सीखो, एग्जाम निकलना एक कला है, आर्ट है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा 100% प्रिपरेशन हो तो ही एग्जाम निकलेगा, ऐसा कहीं लिखित नहीं है। छोड़ने आना चाहिए, जिसको छोड़ने आ गया, स्किप करने आ गया, उसका एग्जाम निकलने से, क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो जिद्दी बन जाएगा उसका एग्जाम बहुत मुश्किल से निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ, मान लो कोई क्वेश्चन है तुम्हें नहीं आ रहा, तुम एग्जाम में टाइम वेस्ट किए जा रहे हो उस पे, तो उससे क्या है, तुम अच्छे क्वेश्चन जो तुम कर सकते थे वो तुम्हारा लॉस हो रहा है एक्चुअली। तो जो नहीं हो रहा है उसको स्किप करो, बस वो क्वेश्चंस करो जो तुमसे हो रहे हैं ना, पहले वो सारे क्वेश्चंस ढूंढ के करो जो तुमसे होंगे और हो रहे हैं, जो नहीं हो रहा है उसको स्किप करो, है ना। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर आधा घंटा लगा दिया क्वेश्चन पे, हुआ ही नहीं, तो क्यों लगाया भाई, आधा घंटा नहीं लगाना था, 1 मिनट में हुआ, ठीक है आगे बढ़ो। फिर जब एंड में तुम्हारे पास लास्ट में आधा घंटा बच गया, तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, तो अब वो क्वेश्चंस करो जो तुमसे नहीं हुए हैं। ये चीज कर सकते हो एग्जाम में। मींस देखो प्रिपरेशन 100% रखो, मींस जितना पढ़े हो उसका, उसमें आपका बहुत मींस कुछ टॉपिक्स होंगे जो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। 4 या 5 जैसे 10 टॉपिक्स है ना टोटल, 10 में से 5 टॉपिक ऐसे जरूर होंगे बाबू, आपका जरूर वो अच्छा होगा, जिस पर आपका कॉन्फिडेंस होगा। तो देखिए पहले उस 5 के बारे में सोचिए, ठीक है। और जो आपने और भी चीजों को सीखा एक बार उसका बाउंड्री बना दीजिए, यानी कहने का मतलब कि जो 5 आपने टॉपिक्स पढ़ा है उससे आप कट ऑफ को पार कर जाइए। कट ऑफ इन सेंस की 30, 35, 40 मार्क्स जो भी करना है वो आप पार कर जाइए। अब बाकी जो और भी ऊपर की जो चीजें हैं जिसको आप प्रेशर में नहीं ले रहे हो तो वहां सॉल्व होगा, यदि प्रेशर में ले रहे हो तो वो सॉल्व नहीं होगा, और जो जानते हो वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर से काम बिगड़ता है। यदि फायदा है तो मुझे बताओ, हम भी टेंशन लेना स्टार्ट कर देंगे, क्या पता 5 के बदले 15 का रिजल्ट हो जाए। तो आपको भी मालूम है कि प्रेशर लेने से केवल लॉस है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारी अभी सिचुएशन लास्ट ईयर इन बच्चों को यही थी, चाहे श्रुति हो, मयूरी हो, या ये जो हमारे 3, 7, 13 ये जो रैंक वाले बच्चे, इनका भी सेम सिचुएशन था। और तुम में से ही अगले साल बच्चा हो जिसका फर्स्ट रैंक होगा या टॉप 10 है, मुझे ऐसा लग रहा है 7-8 इस बार हमारे ही होंगे, तुम में से ही कोई होगा। मुझे तो तुम भी हो 10 लग रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि 10 बच्चे, क्योंकि इस बार बहुत बच्चे हैं, पूरा क्राउड हमारे पास है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे बच्चे हमारे पास है। तो रिजल्ट इनका ही होगा ना, जो बच्चे मेहनत किए हैं, जिनमें दिखता है नॉलेज, तो उनका ही रिजल्ट होगा। बाहर से कहाँ से बच्चे आएंगे? अब जो एग्जाम बच्चा, अगर 3000 बच्चा जैम पे एग्जाम दे रहा है, उसमें तैयारी अगर 500 बच्चे किया, इन्हीं 500 में से रिजल्ट कहाँ आना है? बाकी जो बस सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हैं उनका रिजल्ट थोड़ी होगा। तो आपने तैयारी किया तो आपका ही रिजल्ट होगा। बाहर बस कॉन्फिडेंस रखो, और एक चीज और है, जितना तुम उम्मीद करो उससे अच्छा रिजल्ट आएगा, ये भी है। लेकिन कब? हाँ, जब प्रेशर मुक्त रहोगे तब। अपनी तरफ से मानो तैयारी है। और मैं सोचूं मैं 30 क्वेश्चंस करने के लिए गया था, क्योंकि मुझे उतना चाहिए था कि आईआईटी मिल जाए, क्योंकि एक तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, चीजों के बारे में आइडिया नहीं था। ऐसा नहीं कि हमने कोचिंग नहीं ढूंढा, कोचिंग में दिल्ली तक गया, कहीं नहीं मिला, वापस गया कि भाई लगता है कि जैम कोई नहीं तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक मैं सिंगल डिजिट का लड़का था जो मैं जैम के बारे में जानता था। मुझे यही लगता था। मैं पटना साइंस कॉलेज गया, बीएन कॉलेज गया, किसी को जैम के बारे में पता ही नहीं। क्योंकि यार जैम केवल मैं ही जान रहा हूँ क्या। तो फिर मैं आया कह कि चलो कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी करते हैं। तो मैं केवल 30 क्वेश्चंस का टारगेट बनाया और मैं 30 के बदले 49 करके आया। क्यों? क्योंकि मैं टेंशन में नहीं था, बिल्कुल प्रेशर मुक्त, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के एग्जाम में गया था, बिल्कुल ही रिलैक्स। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरा कल एग्जाम है। बस मैं मेडिटेशन में लगा रहा, बार बार एक्यूरेसी। हाँ, सबसे बड़ी चीज करेक्शन, एरर। तो जो भी आज तक अपने गलतियां किया है, साथ साथ उसको भी सोच रहे हैं। यानी जब आप सिलेबस ये रिकॉल कर रहे हैं कि व्हाट इज रियल नंबर यानी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के बारे में क्या जान रहे हैं, साथ में यह भी सोचना है कि इसमें आप गलतियां कैसे कर सकते हो।
या अब तक आपने कैसे कैसे मिस्टेक्स किया है और उस मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव किया जाए ताकि वहां पर हमारी एक्यूरेसी 100% रहे। तो खुद से बातें करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लाइक क्या गलतियां क्या सही तुम कर सकते हो, बस खुद से वर्क करो। इसलिए हमारा टाइम अभी क्या है, क्लास हमने कहा कि अब बंद कर दे, एक सप्ताह है, तुम खुद से बातें करो, खुद से वो करो, जरूरत पड़ती है कुछ टॉपिक क्लियर नहीं है फिर हम क्लास रोज लूंगा एक। इसके बाद ना जैसे मैं दिल्ली पहुंचूंगा हर रोज 15 20 30 मिनट का हर रोज सेशन होगा, ठीक है। मैं क्लासेज कभी बंद बच्चों का नहीं करता हूँ। 9 फरवरी तक आपकी क्लासेज होगी, लेकिन कोई भी डाउट डिस्कशन मैंने मान लो कि तैयारी है, अब हम उस पर काम करेंगे जो हमें 12 फरवरी को करना है। यानी जो जितना अब तक आपने सीखा है उस पर अब मुझे वर्क करना है या आपसे वर्क कराना है। आप खुद से भी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत चीजें जो आपसे छूट रहा है या जो मेरे से छूट रहा है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि 100% मैं करा दूं या जरूरी नहीं कि आप 100% सारा का सारा चीजें सोच ही लो। तो दोनों के वो क्या हो जाएगा, डिस्कशन से सेशन से वो क्या हो जाएगी, चीजें 100% कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि क्लास मिस मत करना, क्योंकि देखो मींस आता आपको सब कुछ है, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन उसको एग्जाम में करके कैसे आना है वो हम आपसे बेहतर जानते हैं। और इस पर मैं हर साल काम करता हूं। मेरे पास ऐसा नहीं कि बहुत जीनियस बच्चे आए, लेकिन हम उनको ना मेहनत करा करा के विथ प्लानिंग से रिजल्ट को अच्छा करा दिए, ठीक है। और आप में तो हुनर पहले से है, ठीक है ना। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उससे कई गुना ज्यादा आप पहले से बेहतर हो। और यदि मैं पिछले बैच से कंपेयर करूं तो मिस काफी इस बार अच्छे अच्छे बच्चे हैं, काफी अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो बस आपको केवल उसको इफेक्टिव बना करके आना है। 12 फरवरी को मेन फोकस आपका 12 फरवरी होना चाहिए कि उस दिन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से क्वेश्चंस आएगा तो कैसा आएगा और आप उसको कैसे करोगे और क्या वो आपसे गलतियां करा सकता है उसके बारे में आप सोचोगे। यही है आई थिंक बस हाँ यही है। और एक चीज और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, हाँ, डिस्कशन। हाँ एक चीज और कि 1 साल का हमारा यज्ञ पूरा होने वाला है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हो, कुछ चूक हुई हो, ठीक है ना, क्योंकि सभी बच्चों को सेटिस्फाई करना, वैसे हम पूरी कोशिश किए, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किए कि हर लेवल का बच्चा कवर हो, ठीक है ना, हर लड़के को बराबर टाइम दिया जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ। यदि किसी के मन में वैसी कुछ भावना होगी तो बस हम चाहते हैं कि आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्या, और हमने हमसे जो हो सका हमने किया, मतलब जो तुमने साथ में जो वादा किया उतना कोशिश तो किया, एटलीस्ट पूरा ना हुआ, हमने कोशिश किया पूरा वो डिलीवर करने का। लेकिन ऑलमोस्ट हमने तो अपनी तरफ से कंप्लीट किया। हाँ कोई क्लेम कर सकता है कि सर आपने 20 टेस्ट बोला था, बाबू वो मैं प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करा दिया था, ठीक है ना। फिर भी यदि आपको लग रहा है तो 17 टेस्ट भी सफिशिएंट है। और और 2005 से लेकर के 14 तक का यदि आप उसको मिला लो, भले प्रीवियस ईयर थे लेकिन वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में नहीं था, फिर भी हमने क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं रखी, आपको हर चीज का एक्सेस दिया, मींस सबकी हमने सुनी, ठीक है ना। फिर भी यदि बाय चांस कोई मिस हो गया हो, कोई हमसे छूट गया हो, तो उसके लिए बस वही मैं क्षमा मांगूंगा आप सबसे, ठीक है। तो और देखो आपका मेन फोकस केवल एग्जाम निकालना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको भी पता है कि लिमिटेड बच्चे जाएंगे, हमें भी पता है, ठीक है। मेन चीज है सीखना। आपका मेन फोकस सीखना होना चाहिए ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी कोने में जाइए, किसी से भी कम मत रहिए। यानी अपनी प्रिपरेशन यानी अपने सीखने का लेवल आप इतना ज्यादा इंप्रूव कर लीजिए, जहां भी आप अपना हाथ डालिए बस आप उसको बेहतर बना दीजिए। यानी जिस चीज पर आपका हाथ पड़ जाए वो चीज बिल्कुल परफेक्ट हो जाना चाहिए। वो कैसे आएगा? मेहनत करने से आएगा। किसी भी एक एग्जाम को अच्छे से प्रिपरेशन करने से आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रिपरेशन ना वो आपको एक स्ट्रैटेजी देता है, वो एक सही डायरेक्शन में आपको लेकर के जाता है। इससे क्या होता है ना कि हम चीजों को परफेक्टली एनालिसिस करने लग जाते हैं और यह एनालिसिस हर फील्ड में आपका काम आएगा। ऐसा नहीं कि केवल आपने जैम का तैयारी किया है, जैम नहीं हुआ तो आपका सारा मेहनत वेस्ट चला गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने भी जेई की तैयारी किया, मेरा जेई नहीं हुआ,
और मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी जेई के लिए, पूरी अपनी जान जो दिया था, फिर भी नहीं हुआ। मैं एक टाइम खाता था, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन वो मेहनत कहीं ना कहीं काम आया, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो आपको इस बात से बिल्कुल निराश नहीं होना है कि आप नहीं कर पाए, ठीक है ना। बस हमारा फोकस सीखना है। आपने काफी कुछ सीखा, वो आपके लिए बहुत है। और हमने मीन्स बच्चों को ना हर तरह से, यानी इमोशनली, प्रैक्टिकली, हमने हर तरह से बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश किया है, हमने कनेक्ट करने की कोशिश किया है, ताकि बच्चा भले सिलेबस को, या उसको भले कोई बच्चा आ जाता है दूसरे के कहने से कि यार वो बच्चे एंट्री कर रहे होंगे, कभी कभी बच्चा आ जाता है ना कि चलो जैम करना है, जैम करना, वो भी आ जाता है। और हो सकता है कि आने के बाद उसको चीजें उतनी समझ में ना आए, लेकिन हम हर चीज समझाने की कोशिश करते हैं। भले वो हमसे मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स सीख करके ना जाए, लेकिन वो लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख के जरूर जाए। यानी कहीं ना कहीं से उस स्टूडेंट्स को बेनिफिट जरूर हो। एक नहीं होता है बिजनेस मॉडल, बस हम आए, मेरा काम है, सिलेबस कंप्लीट किया, ना आपका मेरे से रिलेशन, ना मेरा आपसे रिलेशन, ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम अभी भी, हमारे बच्चे अभी भी कॉल करते रहते हैं, अभी भी वो हमसे सजेशन लेते रहते हैं, अभी भी हम उनको गाइड करते रहते हैं। जो जितना हमसे हो सके हम उनको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशन केवल आपका और हमारा यहीं तक है, वो हमेशा है, ठीक है। आप कभी भी कॉल करेंगे, कभी भी गाइडेंस के लिए हम आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज की यदि जरूरत है, आप हमें एक कॉल घुमाइएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको पहले जवाब देंगे। ठीक है, यही एक्चुअली। हाँ, मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि लाइफ जैम नहीं निकला, मान लो कोई बच्चे डिमोटिवेटेड नहीं थे, कोई बात नहीं, लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब फेलियर तो हिस्सा है ना लाइफ का। तो मैं अपना ही बताऊं, मैं डिग्री में बीएससी थर्ड ईयर में फेल हो गया था मैं बताऊं तो डिग्री, तो ऐसा होता है लाइफ में, कोई बात नहीं। फिर आई दिल्ली में बहुत अच्छे रैंक नहीं थे, लेकिन अभी मैं पीएचडी बहुत सही कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पीएचडी में मोस्टली लोगों को कितना टाइम लगता है, कोई बताओ एवरेज, किसी आइडिया है पीएचडी में कितना टाइम लगता है लोगों को नॉर्मली? मिनिमम 5 साल लगता है। मतलब नॉर्मली तुम किसी को जानते हो तो नॉर्मली लोग 5 साल, फेलोशिप 5 साल मिलती है, ठीक है। लोगों को मैं यहाँ खड़गपुर में ही जानता हूँ कि मेरे सुपरवाइजर के अंडर, जिनके अंडर मैं कर रहा हूँ, उनके अंडर 3 बच्चे निकले हैं। एक को लगा 7 साल, एक को लगा 8 साल, एक को लगे 6 साल, 3 निकले। मैं चौथा बच्चा हूँ जो 3 साल में करके निकलूंगा, तो सर ने खुद ही कहा मुझे। तो जबकि मैंने पहले बहुत फेलियर देखे हैं, है ना। तो अभी मेरा काम पीएचडी का ऑलरेडी, मेरा अभी 9वां पेपर मैंने कल सबमिट किया है, सिर्फ 2 साल में, है ना। अब पीएचडी में 2 पेपर चाहिए डिग्री के लिए, बस 2 पेपर चाहिए, है ना। तो ऐसा है, कहने का मतलब क्या है कि मतलब पहले जो फेलियर्स रहे वो अभी हेल्प कर रहा है मुझे। मैं इतना फेलियर थे ना बीएससी में, एमएससी में, लेकिन अब क्या वही हेल्प कर रहा है मुझे। तो लाइफ में क्या, एक टाइम में फेलियर जो होगा तुम्हारा, तो वो आगे तुम्हें बहुत हेल्प करेगा एक्चुअली। मतलब तो इसलिए जरूरी नहीं कि अगर अभी नहीं कर पाए, जो पहले नहीं कर पाया, फेलियर आगे आएगा, तो वो तुम बस प्रोसेस में कंटिन्यू रहो, कहीं ना कहीं वो तुम्हें हेल्प करना ही है। वो मतलब कहते हैं ना, जो मेहनत है बेकार नहीं जाती, वो वाली चीज़ है। तो कोई मेहनत तुम्हारी बेकार नहीं जाएगी एक्चुअली, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अभी आईआईटी है, एनआईटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ है, और आगे कुछ नहीं है, तुम आगे बस बढ़ते जाओ, है ना। मतलब तुम यूनिक हो यार, तुम कुछ भी कर सकते हो आगे लाइफ में, ये है कुछ जैम। जब मैं कर लिया ना, तो मैं यही जानता हूँ कि हर बंदा कर सकता है। सोचो, मुझे इंग्लिश का ई तक नहीं आता था और मैं आईआईटी में पहुंच गया। मैं पहले दिन से रोना स्टार्ट, अरे यार प्रोफेसर जो भी बोल रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। संतोष मेरा रूममेट बना, ठीक है। तो फिर इसने मुझे मोटिवेट करना स्टार्ट किया, गाइड करना स्टार्ट किया, हो जाएगा हो जाएगा, एक से एक एग्जाम्पल बतलाता। इस बंदे को, वो हिंदी मीडियम से बीएससी करके आया और यहाँ से मास्टर्स करके यूएसए से पीएचडी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो फिर मुझे वहां से मुझे भी लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बस हमारा काम केवल कर्म करना है, मेहनत करना है। आप अपने हिस्से का मेहनत कीजिए, आप अपने हिस्से का कर्म कीजिए, भले आउटपुट आए या ना आए, बस आप कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे आस्था के साथ मेहनत करते रहिए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका टाइम जरूर आएगा, और वहां से वो आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। जैसे संतोष सर का आया, मेरा आया, अभी मेरा स्ट्रगल ही चल रहा है। संतोष तो मेरे से पहले ही सेटल हो जाएगा। नहीं, वो देखो क्या है कि एक टाइम में मुझे बड़ा बुरा लगता था ना, होता है जब दिल्ली में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, इतना अच्छा बच्चा थे यार, सर लगता है। लेकिन अब लगता है वही बच्चा मुझे डिपार्टमेंट लोग इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं, मुझे खुद लगता है कि बच्चे मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझ रहे हैं। और मुझे पता है मैं क्या हूँ। जो थर्ड ईयर बीएससी में 100 में से 28 नंबर नहीं लाख, सही डीयू में 75 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम होता है ना, उसमें 28 नंबर आए थे मेरे। 30 चाहिए होता है, जो डीयू का बच्चा होगा पता होगा, शायद पैटर्न चेंज हो गया, सीबीएसई आ गया।
तो उस समय ऐसा था, मतलब होते हैं, फिर आज बच्चा लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं, इस तरह से हो जाता है। तो लाइफ में क्या आगे बढ़ते जाओ, तो बाद में लोगों को लगता है कितना अलग है ये दुनिया से, वैसे है। और वो ना आप ना सबसे अलग रहोगे। जैसे आप अभी जैसे मान सपोज यदि संतोष सर वहाँ जैसे हम दोनों आईआईटी में मीन्स हमें कम समझा जाता था, ठीक है, ठीक है, तो हमने स्ट्रगल, हमारी जर्नी थोड़ी लंबी हो गई, सबकी जर्नी यहाँ पर समाप्त हो गई ना, हमारी जर्नी यहाँ पर समाप्त हुई, मीन्स अभी तक चल ही रही है। तो अब वो हमसे मीन्स अब उनको ये लगता है ना कि ये हमसे ज्यादा बेहतर है। क्यों? वो होगा ही, क्योंकि हमने इसी चीज को पाने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपने केवल इतना किया। तो फेलियर होना भी ना सबके नसीब में नहीं लिखा रहता है। यदि एपीजे अब्दुल कलाम फेल नहीं होते तो आज भारत को एपीजे अब्दुल कलाम नहीं मिलते, मिसाइल मैन नहीं मिलते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुम अब्दुल कलाम का एग्जांपल लिया तो देखो वो एयरफोर्स से पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, देखो बाद में प्रेसिडेंट बने। तो क्या होता है लाइफ का कोइंसिडेंस, क्या होता है ना, ऐसे होते हैं ना कि एक चीज नहीं मिला लेकिन बाद में क्या पता उससे बेटर तुम्हें मिल सकता है, बशर्ते तुम लगातार कोशिश करते रहो। अगर हार के बैठ के फिर कुछ नहीं होना। यानी वो लोग काफी लकी है जिनके लाइफ में फेलियर्स है। एग्जैक्टली, फेलियर्स वैसा फेलियर जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं तब फेल हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हैं, गर्लफ्रेंड से बात हो रही है, बॉयफ्रेंड से बात हो रही है और हम फेल हो रहे हैं। जब मेहनत करके जो फेल हो रहा है ना, वो समझो कि आपके किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है, आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। जो इस टाइम के जो सक्सेस सफलता पा रहे हैं ना, आप सबको पीछे छोड़ दो। तो कंक्लूजन ये है कि जैसे मान लो तुमने बहुत मेहनत किया, तुम्हें फेलियर आया, तो फेलियर तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करेगी, तुम्हें और मोटिवेट करेगी बेटर करने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब तुम बहुत मेहनत करते हो और तुम्हें फिर भी फेलियर मिलता है तो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करती है, वो तुम्हें एक्चुअली और एक्सेलरेट कर देती है कि नहीं मतलब तुम और मेहनत करना शुरू कर देते हो। होता क्या है, जो मेहनत नहीं किया तो डिपेंड हो जाना है क्वालिटी, लेकिन तुम्हें पता तुमने कितना मेहनत किया है तो उसके साथ वो तुम्हें और एक्सेलरेट कर देगा, तो एक मोटिवेशन के तौर पे आएगा तुम्हारा फेलियर। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, तुम अगर लाइफ बायोग्राफी में बहुत पढ़ता हूँ लोगों का, तो अगर देखोगे तो वहां तुम्हें समझ आएगा कि फेलियर ही था जिस वजह से वो इतना आगे सक्सेसफुल हो पाया लॉन्ग टर्म में। से उससे कर लो।